सो कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। आज इस पूरे जर्नी में हम बात करेंगे हमारे इंडिया की ही स्वदेशी ग्रुप के बारे में, जिसने भारत देश में इतनी क्रांति लाई, इतने प्रोजेक्ट्स चलाए, इतने लोगों को रोज़गार दिया। आज़ादी से पहले उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, आज़ादी के बाद में उन्होंने अपने रेवोल्यूशन लाया अपने काम में, आज़ादी के बाद उन्होंने जितने भी गरीब लोग थे इस पूरे देश में सबको रोज़गार देने की कोशिश करी, एक स्वदेशी ब्रांड बनाने की कोशिश करी, स्वदेशी प्रोडक्ट लाने की कोशिश करी, इंडियन ब्रांड बनाने की कोशिश करी, इंडियन प्रोडक्ट लाने की, इन हाउस इन बिल्ट इन इंडिया प्रोडक्ट लाने की कोशिश की, जिसका नाम है टाटा ग्रुप। आप सब लोग जानते हो, जिसकी शुरुआत 1822 में पैदा हुए नसरवान जी टाटा, जो कि एक प्राइस्ट फैमिली में प्राइस्ट के घर पैदा हुए, जो कि पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही अपना घर छोड़ के मतलब मुंबई शिफ्ट होना चाहा अपनी पूरी फैमिली के साथ। उनकी छोटी उम्र में ही शादी हो चुकी थी और 17 साल के जब थे तो उनका बच्चा भी हो गया था। तो उनके सामने एक दुविधा भी थी कि वो अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके जाएं कहीं दूसरी जगह जहां वो सेटल होना चाहते हैं। और 1800 जो 19th सेंचुरी थी उसमें बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई अपना गांव छोड़ के बाहर जाए कोई भी अपना काम करने के लिए। लेकिन जमशेद जी नसरवान जी टाटा, जो जमशेद जी टाटा के पिताजी थे, उन्होंने वहाँ जाने का ठानी और वो वहाँ चले भी गए। वहाँ उन्होंने सबसे पहले कॉटन एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया, जो कि मतलब कुछ सालों तक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, स्ट्रगल डेज काफ़ी रहे उनके लिए। लेकिन कुछ साल बाद जाके उनका धंधा सेट हो गया, उनका बिज़नेस सेट हो गया। फिर कुछ साल बाद जब उनके बेटे बड़े होते हैं, जमशेद जी जिनका नाम था, तो उन्हें वो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी नसरवान जी टाटा जी की कि वे अपने लड़के को, जमशेद जी टाटा को, बहुत पढ़ा लिखा बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। तो उन्होंने अपने लड़के को, जमशेद जी जो टाटा हैं, उनको पढ़ाया लिखाया और फिर बिज़नेस के लिए उनको हांगकांग भेजा। बिज़नेस अपना एक वहाँ पे उन्होंने ऑफिस अपना सेटअप करवाना चाहा, अपने बेटे को वहाँ भेजा। और सेम कहानी उनके बेटे की भी थी, उनकी भी जल्दी शादी हुई थी और उनका भी बच्चा हो गया था। तो उन्हें भी हांगकांग अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना पड़ा, वहाँ सेटल होना पड़ा। उन्होंने भी काफ़ी वहाँ पे प्रयास करे, काफ़ी वहाँ घूमे हुए हांगकांग में। उन्होंने भी कई पूरे वर्ल्ड में काफ़ी जगह अपने सेंटर बनाए। जिस समय एविएशन का आविष्कार नहीं हुआ था तो लॉन्ग डिस्टेंस शिप से ही ट्रैवल करना पड़ता था, और तब के साथ उनके फैमिली भी थी, उनके बच्चा भी था। तो लेकिन जमशेद जी टाटा ने हार नहीं मानी कभी, वो लगातार अपना परिश्रम करते रहे। जब 1861 में अमेरिका में सिविल वार हुआ, तब ब्रिटेन में कॉटन की जो खेप आती थी वो अमेरिका से आती थी। अब सिविल वॉर हो गया तो जो कॉटन की जो वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में, वो बंद हो गया अमेरिका में। अब जमशेद जी टाटा ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने अपने कॉटन का रेट, जो इंडिया में उनका जो उनकी मील में जो यानी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसका रेट उन्होंने डबल कर दिया, क्योंकि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अमेरिका से आना बंद हो गया है, अब ब्रिटेन को इंडिया से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया उस समय कॉटन में अमेरिका के बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता था। अब ब्रिटेन को लेना ही पड़ेगा इंडिया से, ये बात जमशेद जी टाटा को पता थी। उन्होंने डबल कर दिए रेट। 4 साल तक अमेरिका सिविल वॉर चला और जमशेद जी टाटा ने काफ़ी प्रॉफिट उसमें कमाया, काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया उन्होंने कॉटन को। लेकिन जब 4 साल बाद अमेरिका में सिविल वॉर ख़त्म हुआ, तब ब्रिटेन में वहाँ से खेप जाना दोबारा चालू हो गई, कॉटन वहाँ से एक्सपोर्ट होना दोबारा चालू हो गया और हमारे यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट जाना बंद हो गया, लगभग कम हो गया, बंद तो नहीं कह सकते। इस वजह से जमशेद जी टाटा को काफ़ी नुकसान पहुँचा और उन्होंने लॉस में भी जाने लग गए।
इन्वेस्टर्स उनके पास आ गए पैसे मांगने के लिए। अब जमशेदजी टाटा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाऊंगा और आपके पैसे मेरे पास सही सलामत हैं। इन्वेस्टर्स ने जमशेदजी टाटा की ये खूबी देख के और प्लस उनका पुराना अनुभव देख के, जमशेदजी टाटा की ईमानदारी को देख के उन्होंने उनको समय दिया और उनके पैसे, हालांकि ये साबित भी हुआ कि उनके पैसे जमशेदजी टाटा के पास सही सलामत थे। अब 1874 या 1875 की ये बातें हैं, जब जमशेदजी टाटा ने अपनी कॉटन मिल सेटअप करना चाहा। उसी दौरान उन्हें कॉटन मिल सेटअप कर दी, लेकिन कुछ समय बाद वो ब्रिटेन में एक प्रोफेसर की बात सुनते हैं कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है, किसी भी कंट्री को ग्रो करना है, तो वहाँ पे स्टील इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। स्टील इंडस्ट्री का बहुत ज़रूरी होना, और इंडिया में उस समय कोई स्टील इंडस्ट्री नहीं थी। ये बात है 19वीं शताब्दी की, 19th सेंचुरी की, जब इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो जमशेदजी टाटा ने ये बात ठानी और जब वो इंडिया लौट कर आए तो लगभग 17 सालों तक वे पूरे इंडिया में घूमते रहे आयरन ओर देखने के लिए, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन में आयरन ओर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो स्टील प्रोडक्शन के लिए आयरन ओर के लिए पूरा इंडिया उन्होंने घूमा, लेकिन एक राज्य ऐसा मिला जहां उनको अपने लिए आयरन ओर मिला, जो कि बंगाल है। वेस्ट बंगाल में उन्होंने अपनी स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत करने की सोची, जिसको आज हम टिस्को के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे लेकिन उनके रहते रहते वो प्लांट स्टार्ट नहीं हो पाया। 1912 में उनकी पहली प्रोडक्शन हुई थी टिस्को की, लेकिन उनसे पहले ही जमशेदजी टाटा का देहांत हो गया था तकरीबन 1960 में। लेकिन वो काफ़ी चेंजेस करके जा चुके थे टाटा ग्रुप में, और उन्होंने टाटा ग्रुप को काफ़ी आगे भी बढ़ा दिया था। लेकिन उसके बाद बात आती है हमारे नए किरदार की, जिनका नाम था दोराबजी टाटा, जिन्होंने जमशेदजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप की कमान को संभाला और उनके अंडर जो टाटा ग्रुप है, जो टिस्को उन्होंने स्टार्ट किया था, उसको आगे बढ़ाया। अब टिस्को 1912 में पहली प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे ब्रिटेन को स्टील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टैंक्स और बाकी सब फाइटर्स चीज़ें हैं जो भी टेक्नोलॉजी में वहाँ पे जो भी वॉर में यूज़ करती हैं, वो सब इनमें स्टील की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। तो वो बातें टाटा को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि एक प्रॉफिट देखने का मामला हुआ। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो टाटा ग्रुप की जो टिस्को कंपनी, टाटा स्टील कंपनी ने अपना पूरा प्रयास लगाया, दिन रात उन्होंने काम किया और वहाँ की प्रोडक्शन, वहाँ की जो भी जितनी भी डिमांड थी अपनी प्रोडक्शन में, उस डिमांड को फुलफ़िल किया। और ये बात भी कहा जाता है कि जो वहाँ के टैंक थे, उन पे इतना गोला बारूद गिरने के बाद भी वो उनको इतनी क्षति नहीं पहुँची कि वो जो उनके अंदर बैठे लोग हैं या फिर वो टैंक डैमेज ज़्यादा नहीं हुए। तो कहा जाता है कि जो टाटा कंपनी है, उन्होंने हमें वॉर जिताया है। वहाँ के एक उस समय के वाइसरॉय ने ये बात कही थी कि जो टाटा कंपनी है, उनकी स्टील ने हमें ये वॉर जिताया है। तो इससे साबित होता है कि टाटा अपने एक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए टाटा बिल्कुल भी नहीं जाना जाता। टाटा नॉट नोन फॉर प्रॉफिट। अगर हम बात करें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने में, 0% रोल है टाटा का। क्वांटिटी नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं। तो आज भी वही चीज़ें साबित है। ना जाने कितनी 95 से ज़्यादा कंपनी, सभी कंपनी में लगभग अच्छा ग्रोथ रेट चल रहा है। फिर बात हम थोड़ी सी देर में दोबारा पीछे आएंगे, लेकिन सबसे पहले आगे चलते हैं। हम हमारे जो आज की जनरेशन के जो लोग हैं, जिनके सामने जो लोग हैं, सर रतन टाटा जी, उनकी बात करते हैं। पीछे हम दोबारा चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आगे आऊँगा। जब सबसे पहले लगभग ये 1980 के बाद की बातें हैं, जब टाटा का एक ब्रांड नैल्को जो रेडियो उस समय प्रोड्यूस करता था, तो वो बिल्कुल डूब
डूब रहा था, बिल्कुल नीचे जा चुका था। उसका रेवेन्यू 3 करोड़ पे आ चुका था। तो इसकी ज़िम्मेदारी जेआरडी टाटा ने अपने पोते सर रतन टाटा जी को दी कि आप आइए और इस कंपनी को देखिए, इस कंपनी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। 1972 में उन्होंने ज्वाइन किया और 1975 में नेल्को का प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ उन्होंने पहुंचा दिया। सिर्फ 3 साल में कंपनी को आगे पहुंचा दिया। क्या उन्होंने मेजर्स लिए कि जो रेडियो वो बनाते थे, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया और कहा कि सैटेलाइट एविशन में आओ, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, हमें नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना है। 1975 में 200 करोड़ के रेवेन्यू के साथ कंपनी जब आगे चल रही थी, उसी समय एक धक्का लगता है, दोबारा इमरजेंसी आ जाती है, जिसके कारण टाटा ग्रुप का जो नेल्को ब्रांड था वो दोबारा से बंद हो जाता है। अब की बार बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। लेकिन वहाँ के जो सीनियर चेयरमैन लीडरशिप में थे, उन्होंने ये देख लिया था कि जेआरडी टाटा के बाद अगर कोई इस ग्रुप को संभाल सकता है तो वो ये रतन टाटा जी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 3 साल के अंदर एक खराब ब्रांड जिसकी 20% से मार्केट शेयर 2% पे आ जाती है, उसको दोबारा से 3 साल के अंदर 20% पे लेकर जाना, रेवेन्यू 3 करोड़ से 200 करोड़ ले जाना छोटी बात नहीं थी। जिस समय इंडिया ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था, लिबरलाइजेशन भी नहीं था, प्राइवेटाइजेशन में भी नहीं था। इसी तरीके की बात आती है 1991 में, जब हमारे इंडिया के बैरियर्स खुले, लिबरलाइजेशन इंडिया बना। उसी समय रतन टाटा जी चेयरमैन की कुर्सी को भी संभालते हैं टाटा ग्रुप की, और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वर्ल्ड मार्केट के लिए इंडिया में दरवाजे खुले, वर्ल्ड की कंपनियां आने लगी, तो उन्होंने सोचा कि टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी शेयर होल्डिंग टाटा सन में बढ़ाई जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर की कंपनी टाटा की कंपनी को खरीदे। इसलिए उन्होंने जो जेआरडी टाटा ने मेजर्स लिए थे कि उन्होंने टाटा सन्स की जितनी भी सब्सिडियरी कंपनी थी उनमें से अपना स्टेक कम कर दिया था। उस टाइम के रेगुलेशन की वजह से, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले ये बात सुनो। उस टाइम के रेगुलेशन की वजह से टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी थी बाकी सब्सिडियरी कंपनीज़ में, उनमें कम कर दिया था। और वही उल्टा काम रतन टाटा जी ने किया, क्योंकि उन्हें लगा कि मार्केट खुल रहा है, बाहर की कंपनी आएंगी और वो टाटा की कंपनी को बाय कर सकती। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को वो अपनी कंपनी को गंवाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देख के उसमें इन्होंने ये एक तरीके से अपनी जितनी भी कंपनी थी उनमें टाटा सन्स का हिस्सेदारी बढ़ाने की सोची। इससे क्या होगा कि बाहर वाली कंपनी बाय नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब टाटा सन्स अपनी हिस्सेदारी बेचना ही नहीं चाहेगा तो बाय कौन करेगा। तो उसके बाद हमें जो आज सड़कों पे चले हुए दिखते हैं, सड़कों पे चलते हैं, जितने भी भारी वज़न है सब ले जाते हैं। तो बात करते हैं हम टाटा के ट्रक्स के बारे में। टाटा ने अपनी पहली कंपनी टेल्को, जो टाटा मोटर्स बाद में बनी, उसमें अपने ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची, क्योंकि वो चाहते थे कि बाहर का प्रोडक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए, इंडिया में इन हाउस डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, इन हाउस उनकी असेंबलिंग होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट हमें चाहिए। लेकिन उसकी कॉस्ट लगभग $2 बिलियन थी उसके प्लांट को लगाने में। तो उन्होंने क्या किया, निसान के एक बंद हुए प्लांट जो निसान ने बंद कर दिया था, उसको 1/5 कॉस्ट में ख़रीदा, यानी $2 बिलियन की 1/5 कॉस्ट में ख़रीदा, यानी मैं कहूँ तो $40 मिलियन में उनको ख़रीद लिया। और $400 मिलियन, सॉरी, $400 मिलियन में निसान के स्क्रैप हुए प्लांट को ख़रीदा, और जहाँ ख़रीदा था वहाँ से डिसमेंटल करके इंडिया में पुणे में उनके जितने भी पार्ट्स थे उनको लेके आए, यहाँ पे असेंबल किया, वो प्लांट खड़ा किया। और पहला ट्रक टाटा 407, जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो था टाटा 407, तो जो अपनी मस्कुलर बॉडी के लिए जाना जाता है, दमदार पिकअप के लिए जाना जाता है, वो लॉन्च किया और लॉन्च करते ही हिट कर दिया। 72%
अराउंड वर्ल्ड के मार्केट प्लेस को टाटा कंपनी ने एक्वायर कर लिया। तो ये बात आती है हमारे टाटा मोटर्स के फर्स्ट सेगमेंट की। टाटा मोटर्स ने 3 सेगमेंट लाए। टाटा मोटर्स में एक तो ट्रक्स जो कमर्शियल व्हीकल्स में आते हैं, टाटा मोटर्स में जो कंज्यूमर जो हम लोग हैं जैसे छोटी गाड़ियाँ हैं वो आती है। थर्ड सेगमेंट होता है ईवी सेगमेंट, जो कि अराउंड कोविड के बाद में जिसका एमर्जिंग स्टार्ट हुआ, जहाँ से टाटा मोटर्स ने एक अलग सी ऊंचाइयाँ छुई। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, एक वीडियो में कवर नहीं होगी, इसको 2-3 वीडियो लेगी। अभी तो हमें जेआरडी टाटा के जी के बारे में बात करनी है, जिन्होंने टाटा ग्रुप को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया जहां से रतन टाटा ने और ऊंचा ले गए। दोराबजी टाटा के बाद हम कूदे सीधा सर रतन टाटा के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे को सब चीज़ें पहले बतानी पड़ रही है, क्योंकि आपको धीरे धीरे इसके पीछे कनेक्टिविटी आएगी। अगली वीडियो में बात करते हैं किस तरीके से जमशेदजी टाटा ने एविएशन सेक्टर्स में अपना लोहा मनवाया, पहला कमर्शियल लाइसेंस लेने वाले इंडियन बने वो, किस तरीके से एयर इंडिया के मैस्कोट महाराजा जैसी सेवा देके एयर इंडिया को नंबर 1 लेके गए। लेकिन कुछ गवर्नमेंट